तो प्यारे बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था वो डाल्टन ने बताया था। डाल्टन वैज्ञानिक ने 1808 में बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। उसके अनुसार क्या था कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एक सोडियम का टुकड़ा लेते हैं तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जो ये छोटे छोटे कण हैं ये परमाणु हैं इस तरीके से। तो उसने उन्हें परमाणु का नाम दिया और उसने कहा कि कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है जिन्हें और आगे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब उन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, और वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ये डाल्टन ने बताया था 1808 ईस्वी में। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और ज्यादा खोज की और ज्यादा उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए और उनके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अपरमाणु कण कहते हैं। उन्होंने कहा कि पदार्थों में आवेशित कण विद्यमान है। तो ये उन्होंने किस तरह से पता लगाया कि पदार्थों में आवेशित कण है? जैसे हम छोटा सा प्रयोग घर में भी कर सकते हैं कि जैसे सूखे बालों पर जब हम कंघी करते हैं तो हम देखते हैं कि कंघी जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मान लीजिए ये एक कंघी है छोटी सी, इसको हमने सूखे बालों पर अपने लगाया और उसके बाद हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास हम इस कंघी को लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कुछ कागज के टुकड़े हैं ये कंघी के चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उन वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो कंघी है जब हम उसे अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें छोटे छोटे आवेशित कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और ये जो आवेशित कण है ये इस कंघी से इस कागज में स्थानांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने और भी प्रयोग किए और जिनसे उन्होंने ये सिद्ध किया कि कोई भी पदार्थ है उनमें आवेशित कण विद्यमान है, यानी जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण नहीं है, वह भी छोटे छोटे अपरमाणु कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो बच्चों हम करेंगे कि परमाणु में कौन कौन से अपरमाणु कण हैं और उनकी खोज किन वैज्ञानिकों ने की, तो ये अब हमने पढ़ना है। तो बच्चों जो कोई भी परमाणु होता है उसमें 3 प्रकार के अपरमाणु कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इनके बारे में और डिटेल में भी करेंगे कि इनकी खोज कैसे हुई बाद में, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन से अपरमाणु कण किसी भी परमाणु में विद्यमान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ई से शुरू होता है तो इसको ई से दर्शाया जाता है और इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का निशान आता है, ई माइनस। इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस का मतलब इसके अंदर ऋण आवेश होता है। अब प्रोटॉन है बच्चों पी से शुरू होता है तो इसको हम पी से दर्शाते हैं और ये एक धन आवेशित कण है तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान आता है। धन मतलब प्लस का निशान इसके ऊपर आएगा तो वो धन आवेशित कण को दर्शाता है। तीसरे होते हैं बच्चों न्यूट्रॉन, एन से शुरू होता है इसलिए इसको एन से दर्शाते हैं, और बच्चों इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इस पे हम या तो हम कोई भी निशान नहीं लगाते या अगर लगाना चाहें तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सबसे पहले वो की थी जे टॉमसन वैज्ञानिक ने। किसने की थी बच्चों? जे टॉमसन ने। और उसने जो ये बच्चों खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, उसने कैथोड किरणें कैथोड किरणों का एक प्रयोग किया था जिसमें से उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। कहां से की? कैथोड किरणों से की। और इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्रोटॉन है बच्चों, इसकी खोज जो की थी सबसे पहले ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसने इनकी खोज जो की थी वो कैनाल किरणों से की थी। कैनाल किरणें थी उनसे इसने प्रोटॉन की खोज की थी। बच्चों ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज जे टॉमसन के कैथोड किरणों की खोज से भी पहले कर ली थी, लेकिन उसने प्रोटॉन के बारे में बाद में बताया था। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज की जो बच्चों की थी वो की थी चैडविक नामक वैज्ञानिक ने।
तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर कितना आवेश है, अगर हम ऊपर आवेश हेडिंग बना लें तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, इकाई आवेश है, ऋण इकाई आवेश है। प्रोटॉन इनके ऊपर बिल्कुल बराबर आवेश है लेकिन विपरीत है, उन पे ऋण है तो इन पे धन आवेश है। और न्यूट्रॉन इन पे कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, इनका आवेश कैसा है, शून्य। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जो बच्चों प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों जे टॉमसन वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों की खोज कैसे की थी, उसने एक कांच की इस तरह से बेलनाकार एक ट्यूब ली थी और उस ट्यूब के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोड थे ये उसने बैटरी के 2 सिरों से जोड़ दिए। जो ये लंबी और छोटी डंडी में बना रही हूँ ये बैटरी को दर्शाती है। इस तरह से फिर उसे तार से जोड़ दिया गया। जो छोटी डंडी है ये ऋणावेश को दर्शाती है और जो बड़ी डंडी है वो धनावेश को दर्शाती है। और जो धनावेश वाली इलेक्ट्रोड होती है उसको हम एनोड बोलते हैं और जो सिरा ऋणावेश वाला होता है उसको कैथोड बोलते हैं। उसने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर एक गैस ली जिसका उसने दबाव बहुत ही कम रखा और उसको इस तरह से वैक्यूम पंप से जोड़ दिया ताकि गैस का दबाव कम किया जा सके। अब उसमें से जब उसने विद्युत धारा गुजारी तो उसने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो सीधी जा रही हैं एनोड की तरफ। उसने उनको कैथोड किरणें नाम दिया। लेकिन जब उसने वहां पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो उसने देखा कि जो किरणें थी वो धनावेश की तरफ मुड़ गई इस तरह से। तो अगर वो धनावेश की तरफ मुड़ी तो उसने अनुमान लगाया कि इन किरणों के ऊपर ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, क्योंकि ऋण आवेश होने की वजह से ही वे किरणें किस तरफ मुड़ी, धनावेश की तरफ मुड़ी, क्योंकि विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से उसने निष्कर्ष निकाला कि जो ये किरणें हैं इनके अंदर जो छोटे कण जिनसे ये किरणें मिलकर बनी हैं उनको उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद इसी तरह से एक और प्रयोग किया गया जिसमें कैनाल रे थी जिससे कि प्रोटॉन की खोज हुई। तो बच्चों इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कैनाल किरणें क्या हैं, तो ये धनावेशित किरणें हैं जो प्रोटॉन से मिलकर बनी हैं। और इस तरह से कैथोड किरणें क्या है, ये ऋणावेशित किरणें हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया, और ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तो इस तरह से हम इनकी परिभाषा कर लेंगे कैनाल किरणों की और साथ में कैथोड किरणों की। इसके बाद बच्चों अब हम टॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे। टॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। टॉमसन जो वैज्ञानिक था बच्चों, तो टॉमसन का परमाणु मॉडल है ये बच्चों। उसने क्या कहा था, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आप सब बच्चों ने तरबूज देखा है, उसने तरबूज का मॉडल दिया था। उसने कहा था जैसे एक तरबूज होता है और जो लाल भाग है वो धनावेशित गोले को दर्शाता है, और जैसे तरबूज के अंदर कहीं कहीं पर बीज धंसे होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस तरह से उसने उसे एक तरबूज से तुलना की परमाणु की, जिसमें कि जो लाल भाग था वो धनावेशित गोला था और जो उसके अंदर बीज धंसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन थे। और इसी तरह से उसने इसको केक का भी उदाहरण दिया था कि केक में जैसे अगर मान लो उसमें सूखे मेवे धंसे हुए हैं तो जो केक है वो धनावेशित गोला है, और उसके अंदर जो सूखे मेवे हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। मान लीजिए कि ये केक है, इस केक के अंदर मेवे धंसे हुए हैं इस तरह से, तो जो केक है वो धनावेशित भाग है परमाणु का, और जो मेवे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से उसने परमाणु का मॉडल दिया था। तो वो यहीं पे इसी तरह से दर्शाया जाता है। ये अगर हमें चित्र बना दिया जाए तो इस तरह से हमने बनाना है। तो ये एक परमाणु है जिसके अंदर जो ये सारा गोला है ये धनावेशित गोला है, और इसके अंदर जो ये आपको इलेक्ट्रॉन है ये बीच में धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो टॉमसन के अनुसार परमाणु एक क्रिसमस केक की तरह था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन व केक जो है वो धनावेशित भाग है। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, जैसे मैंने बताया, वह इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं।
तो दूसरा पॉइंट जो उसने बच्चों बताया, उसने कहा था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है धनावेशित, इनकी संख्या समान है, इनके जो आवेश है वो एक समान है, इसी कारण से जो परमाणु है वो उदासीन होता है। क्या मतलब है, जैसे आप मैथ में करते हो, अगर आप कहते हो कि +3 और -3 तो वो कैंसिल हो जाते हैं और जो उत्तर है वो 0 आता है। इसी तरह से अगर प्रोटॉन है, आपको पता है उनके ऊपर धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर ऋण आवेश है, अगर इनकी संख्या दोनों की समान है, यानी अगर मान लो प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो +6 और -6 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एक समान होती है, उनका आवेश एक समान होता है, जिस कारण से जो परमाणु है वो उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, वह विद्युत रूप से उदासीन है। यही उसका दूसरा पॉइंट था। ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, परिमाण का मतलब संख्या में समान होते हैं, जिस कारण परमाणु उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो इस तरह से थॉमसन के मॉडल की व्याख्या है, और साथ में हम उसका चित्र भी करेंगे जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम लेसन कल कंटिन्यू करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।